कौन सा चैप्टर है ये? 7। ठीक है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फेमा में, जिसमें हम लिबरलाइज्ड का मतलब क्या है, पहले तो मुझे बताओ लिबरलाइज्ड का मतलब क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिबरलाइज का लिटरल मीनिंग क्या है तुम लोगों के हिसाब से? ठीक है, हिंदी में छूट, आज़ादी, आज़ादी। ठीक है, समथिंग लाइक आज़ादी। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस फंड्स को बाहर भेजना, समथिंग लाइक फंड्स का ट्रांसफर होना। ओके, इसमें पढ़ा था ना शायद अपन हाँ मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है ये तो। फंड्स ट्रांसफर होना इज रेमिटेंस। इधर हम इनवर्ड रेमिटेंस करते तो इंडिया में फंड्स मंगाते हैं, आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं तो बाहर भेजते हैं। और फिर लास्ट वर्ड है हमारा स्कीम, स्कीम का मतलब क्या है? कोई भी योजना कोई योजना, ठीक है। सो कुल मिला के कुछ आज़ादी दी है इन लोगों ने फंड्स ट्रांसफ़र करने में, उसकी एक कोई योजना है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इजी। अब किसको पहले तो आज़ादी दी है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, और किस चीज़ की आज़ादी दी है? फंड्स ट्रांसफ़र करने की। कौन कौन फंड्स ट्रांसफ़र करता है? रेजिडेंट करता है, उसके अलावा नॉन मतलब एक तो इंडिविजुअल हो गया, फिर अदर देन इंडिविजुअल होगा, जैसे कि तुम्हारे ट्रस्ट, सोसाइटीज़, इंडिविजुअल फर्म्स, पार्टनरशिप्स, कंपनी, ये तो ये लोग फंड ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम अब ये फंड्स जैसे समझ लो इंडिविजुअल है श्रेष्ठा, ठीक है ना। श्रेष्ठा इज टेकिंग गोइंग आउट, मालदीव जा रही है, और श्रेष्ठा को क्या ले जाना है मालदीव में? फंड। ऑफ कोर्स खर्चे करेगी श्रेष्ठा, खर्चे तो करोगी वहाँ पे जाके, मालदीव महंगा है तो कुछ पैसे तो चाहिएंगे। तो अब तुम कितने तक पैसे ले जा सकती हो? अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार इसको पैसा ले जाना होगा, हर बार आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई में जा रही हूँ मालदीव घूमने, कैन आई टेक सम अमाउंट? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो इसके लिए आरबीआई ने एक स्कीम बना दी है कि इतने तक का पैसा आप बाहर ले जा सकते हो मेरी अप्रूवल के बिना। अगर इससे ज़्यादा पैसा आप बाहर ले जाना चाहते हो तो फिर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाउंट इन्होंने स्पेसिफाई किया है यूएस डॉलर 250. यस, हाउ डू यू नो इट? लिखा है इसलिए। यस ओके, यूएस डॉलर $250,000। अगर इसको इंडिया में करेंगे तो कितना बन जाएगा ये? यस, दिस इज द अमाउंट 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख समथिंग। यस हाँ ठीक है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़ में बता रही हूँ, इतना आप बाहर ले जा सकते हो। यूएस डॉलर 2,50,000 का इंडिविजुअल पे कैप है, यहाँ तक आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ले जाते हो तो आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि अगर रेजिडेंट ले जा रहा है तो क्या क्या चीज़ों के लिए ले जा रहा है। अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि बाहर किस लिए पैसा ले जा रहे हो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए ले जा रहे हो या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए ले जा रहे हो? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है? ह्यूज अमाउंट, कैपिटल अमाउंट ये करंट अकाउंट इज ना डेली बेसिस पे कोई ट्रांजैक्शन, हाँ, और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट होता है। सी इफ एनी ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट योर assets and liabilities. asset or liability, those are capital account transactions. Otherwise, other than, इसका नेगेटिव डेफिनेशन है कि अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दीज आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जो कि डेली बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट खरीदा बाहर तो वो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। उस इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इशू में डिविडेंड आ रहा है या रिटर्न आ रहा है तो वो करंट अकाउंट, क्योंकि वो हर महीने हर साल भर में जैसे भी आना है रिटर्न वैसे आएगा, तो वो रिटर्न माना जाएगा करंट अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट। तो अप टू विच लिमिट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अलाउड है, अप टू विच लिमिट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। वही लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है बेसिकली। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसे हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। श्रेष्ठा रीड करो। Indian residents are free to buy or sell foreign exchange for current account transactions except prohibited transactions. Liberalized remittance scheme
scheme facilitates individual residents to remit funds abroad from permitted current or capital account transactions. सी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है परमिटेड। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस परमिटेड हैं कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जिनको विदाउट आरबीआई अप्रूवल किया जा सकता है और जिनके लिए फंड्स बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। दोज परमिटेड ट्रांजैक्शंस हम लोग यहाँ पे रीड करने वाले हैं। LRS permitted the authorized dealer to freely allow remittance by resident individuals up to 250 US क्या बोलेंगे $250,000 US। $250,000 US per financial year for any permitted current or capital account transaction. मतलब कि अगर ये साल श्रेष्ठा मालदीव जा रही है तो ये साल श्रेष्ठा मालदीव में समझ लो $50,000 ले गई, ठीक है। मालदीव गई $50,000 ले गई। फिर श्रेष्ठा को जाना था लंदन, लंदन में इसने फिर $50,000 ले गई। कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हो? 2022 एंड 2023, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर में श्रेष्ठा 50,000 तो कहाँ करी आई? मालदीव में। 50,000 लंदन में करी आई। फिर $1,00,000 ये कहाँ करी आई? दुबई में करी आई। अब कितना और इस साल घूम सकती है विदाउट आरबीआई अप्रूवल? $50,000. अब ये जब जा रही है कहीं भी और एनी प्लेस, पेरिस चली गई, ठीक है। तो ये पेरिस में $50,000 और ले जा सकती है विदाउट आरबीआई अप्रूवल। अगर अब इसके बाद इसको और भी कहीं जाने का मन है, यू नो एनी प्लेस, कनाडा, और इसमें XYZ कितना भी अमाउंट इसको अगर चाहिए तो ये किससे लेगी? आरबीआई की अप्रूवल से लेगी और फिर वो जा सकती है। मैम ये इसी ईयर के लिए होगा ना? पर्टिकुलर पर फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जाएगी तो वो वापस हाँ, जा सकती है। वापस से शुरू से उसकी लिमिट्स चालू हो जाएंगी। The scheme is also available to all resident individuals, including minors. Under LRS, authorized dealer may freely allow remittance by resident individuals up to $250,000 per financial year April to March for any permitted current or capital account transactions or a combination of both. ठीक है, मतलब कि कॉम्बिनेशन यानी कि कैपिटल प्लस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये दोनों देखेंगे इस लिमिट को काउंट करने के लिए, ठीक है। इस लिमिट और हर फाइनेंशियल ईयर में होगा। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से अप्रैल टू मार्च। तो हर फाइनेंशियल ईयर। ये स्कीम माइनर्स पे भी एप्लीकेबल है। माइनर्स कौन होते हैं? 18 से 18 से, तो उन पे भी एप्लीकेबल है। अगर कोई माइनर भी घूमने जा रहा है, फॉर एग्जांपल तुम लोग सब तो हो गए, माइनर से ऊपर हो तुम तो, है ना। कोई 18 साल से नीचे का बच्चा है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स जाते तो बच्चे भी जाते हैं पेरेंट्स के साथ, तो उन पे भी ये लिमिट लगती है। अभी फॉर एग्जांपल अभी तो श्रेष्ठा की शादी हुई नहीं है, श्रेष्ठा की शादी हो गई, श्रेष्ठा है, उसका हस्बैंड है, एंड देन और एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल किड्स है, तो किड्स विल बी बिलो 18, यस मैम, तो उन पे भी यही कैप्स लगेगी। ओके, ठीक है। इससे क्या रिलेट कर पाते हैं इजीली एग्जाम में, व्हेन आई टेक योर एग्जाम्पल। मैम आप एग्जाम में मुझे मेरे बच्चे याद आएंगे। अच्छा, याद रहेगी लिमिट। कंटिन्यू। LRS is not available to corporate, partnership firm, HUFs, trusts, etc. The limit of USD 2,50,000 per financial year under the scheme also include remittance for current account transactions, that is private visit, gifts, donation going overseas and employment. ठीक है, इन्होंने बताया क्या क्या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तुम कर सकते हो। प्राइवेट विजिट कर रहे हो, प्राइवेट विजिट यानी कि घूमने फिरने, किसी को गिफ्ट कर रहे हो, कोई डोनेशन कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, एमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, क्लोज रिलेटिव को पैसे दे रहे हो उसके मेंटेनेंस के लिए। तुम्हारे कोई समझ लो कोई अंकल रहते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, तुम उनको पैसे भेजना चाहते हो तो कितना पैसा भेज सकते हो विदाउट आरबीआई अप्रूवल। बिजनेस ट्रिप, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तुम लोग बाहर जा रहे हो, तो ये सब चीज़ों के लिए यही लिमिट लगेगी। तो रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीडिंग $250,000 रिक्वायर्स प्रायर परमिशन फ्रॉम आरबीआई। इस लिमिट को एक्सीड होगा तो फिर किसकी परमिशन लगेगी? ठीक है, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो LRS में परमिसेबल है, जो कि एक इंडिविजुअल कर सकता है। अब हम किसके एग्जामिनेशन लेंगे? श्रुति को। श्रुति क्या क्या कर सकती है बाहर, बताओ मुझे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बताओ। फर्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है? प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट ओवरसीज फ्रॉम अ बैंक विद अ बैंक।
ठीक है, बाहर के किसी भी अकाउंट, बाहर बैंक अकाउंट खोल सकती है। बैंक अकाउंट खोलने में भी खर्चे आते हैं, हाँ। ठीक है, बट ये वन टाइम खर्चा होगा जो भी होगा, ये इट्स नॉट अ रिकरिंग बेसिस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर नॉन रिकरिंग, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रिकरिंग बेसिस। तो ये नॉन रिकरिंग है, तो सबसे पहले क्या कर सकती है, अकाउंट खोल सकती है, सेकंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट ओवरसीज, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है, और Acquisition and holding shares. है ही नहीं। शेयर, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट करने का ही सब है कि एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स को एक्वायर करोगे तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि उस पर डिविडेंड मिलेगा, तो इट्स अ काइंड ऑफ। और कौन सी इन्वेस्टमेंट? क्वालिफिकेशन, अच्छा, क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स को मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो सी आई एक्सप्लेन यू, एक सेकेंड। गूगल है फॉर एग्जाम्पल, नाउ गूगल अपॉइंट्स अखिल एज अ डायरेक्टर, ठीक है, गूगल ने कहा कि अखिल तुम आ जाओ डायरेक्टर बन जाओ हमारे यहाँ पे, तो ठीक है, अखिल चला जाएगा, बड़ी खुशी से डायरेक्टर बनेगा, ओके। तो उसके बाद अब क्या होगा कि गूगल बोलेगा कि आप आ तो रहे हो, बट क्या पता आप वापस चले जाओ, है ना, कोई श्योरिटी। देखो, जहाँ पे हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे हम काम अच्छे से करते हैं। तुम जब तक किसी चीज़ की फ़ी नहीं भरोगे, किसी चीज़ के चार्जेस नहीं भरोगे, तब तक तुम उसके लिए इतनी डेडिकेशन नहीं होगे। अगर तुम CS एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, ठीक है, तुम जब तक ICSI में अपना वो फॉर्म नहीं भरते हो कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, तब तक तुम्हें सीरियसनेस नहीं आएगी ना, ऑफ कोर्स सी बात है। तो क्या बोलेगा ये कि आप आ तो रहे हो, पर आप हमारे क्वालिफिकेशन शेयर्स ले लो, आपको कम प्राइस पे दे देंगे। बाहर क्वालिफिकेशन शेयर्स बोला जाता है, हमारे यहाँ स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला जाता है, बेसिकली डिफरेंस इतना ही है, ठीक है। तो उसको गूगल क्या बोलेगा अखिल को कि आप हमारे क्वालिफिकेशन शेयर्स ले लो और फिर आप डायरेक्टर बन जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वालिफिकेशन शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इशूड टू अ डायरेक्टर ऑन अ लाइक, जब तक वो स्टेटस होल्ड करता है एज अ डायरेक्टर, तब तक उसको दिया जाता है। ये जनरली कहाँ होता है, फॉरेन में होते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स, हमारे यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन शेयर्स होल्ड करता है ये, तो क्या होगा, इसको किस में कंसिडर किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वंस तो, और LRS में ये अप टू अ लिमिट तक कर सकते हैं, ठीक है। आगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल हो गया, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी और इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड एंड अनरेटेड डेट सिक्योरिटी प्रॉमिसरी नोट। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स में तुम पैसा डाल सकती हो? श्रुति, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में डाल सकती हो, वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड के पैसे में डाल सकती हो, अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज, डेट में डाल सकती हो, प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है। और क्या कर सकती हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, हाँ। हाँ? और क्या क्या लिखे हुए हैं इसमें, एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर, सॉरी, हाँ, क्वालिफिकेशन शेयर्स ले सकती हो, और होल्डिंग शेयर्स, Holding बोथ normal लिस्टेड एंड shares. अनलिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स ले सकती हो, फॉरेन कंपनी के शेयर। फॉरेन कंपनी और foreign प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकती हो, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन कंपनीज टूवर्ड्स प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड और इन ल्यू ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, यानी कि तुमने कोई बाहर प्रोफेशनल सर्विसेज भी रेंडर करी हैं या कोई डायरेक्टर का तुम्हें रेम्यूनरेशन मिल रहा है, दीज विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज, सी इफ़ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, फॉरेन कंपनी, वो तुम्हें बोल रहे हैं पैसे मत लो, शेयर्स ले लो, तुम्हारा तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो गया इन द नेम ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन नहीं मिलके क्या मिल गया, शेयर्स मिल गए, तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये इसमें हम काउंट करेंगे। नाउ परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, An individual ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस थे, लग रहे थे, क्यों लग रहे थे? फर्स्ट थिंग एसेट्स इफेक्ट हो रही थी, सेकंड थिंग नॉन रिकरिंग थी। अब हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि रिकरिंग बेसिस पे है या फिर एसेट और लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही है, हाँ। An individual resident can make the following transaction under LRS. Note: release of foreign exchange in excess to $2,50,000 $250,000 requires prior permission from RBI. Private visit: any Indian individual resident can obtain foreign exchange up to an aggregate amount
$250,000 from an authorized dealer in any one financial year from his abroad visit. Private visit include all fuel-related expenses, including transportation and overseas hotel लॉजिंग एक्सपेंसेस कौन समझाएगा इसका मतलब? ये मैं पहले बता चुकी हूँ. प्राइवेट विजिट्स का मतलब क्या है? पर्सनली घूमना. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या कर सकती है जब ये प्राइवेट विजिट करने जाएगी? अप टू विच लिमिट ये खर्चा कर सकती है? $250,000. ठीक है, इंडिविजुअली यानी कि सिर्फ श्रेष्ठा अगर घूमने जा रही है तो ठीक है. और ये पैसे किससे लेगी? ऑथराइज डीलर, बैंक. उससे फॉरेन एक्सचेंज ले लेगी ये. अब ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट विजिट मतलब क्या है, तो इट इंक्लूड्स टूर रिलेटेड एक्सपेंसेस. टूर यानी कि घूमने जाना. ऑफ कोर्स ये तो सबको पता है. टूर रिलेटेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ये कर रही है वहाँ पे, या कोई भी ओवरसीज होटल या लॉजिंग. लॉजिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है? लॉजिंग मतलब क्या होता है? हाँ, कुछ भी सामान को इधर से उधर ट्रांसफ़र कराने का, जैसे कि हमने ट्रक में चढ़ाया सामान, इधर से उधर लॉज करके ले गए, तो लॉजिंग एक्सपेंसेस या होटल एक्सपेंसेस कुछ भी हैं तो वो भी प्राइवेट विजिट में इंक्लूड होंगे. ठीक है. गिफ्ट और डोनेशन. अब गिफ्ट और डोनेशन का मतलब क्या होता है? आई थिंक सबको पता होगा, सब करते भी हैं. गिफ्ट मतलब क्या होता है? गिफ्ट देना. कोई सामान फ्री में देना हाँ, इस गिफ्ट. डोनेशन मतलब वही दान में देना, उसके बदले कुछ नहीं लोगे. दैट इज गिफ्ट एंड डोनेशन. तो एन इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल में रेमिट अप टू $250,000 in one financial year as gift to a person resident outside India or as a donation to organization outside. यानी कि बाहर किसी को गिफ्ट दे सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे सकती है. कौन दे सकती है? फॉर एग्जाम्पल श्रुति एक इंडिविजुअल है. और आउटसाइड इंडिया कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको गिफ्ट या इसका डोनेशन. शी हैज सम फ्रेंड आउटसाइड, तो उस फ्रेंड को गिफ्ट दे सकती है. शी बड़ी दान दयालु इंसान है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे भी दे सकती है, किसी एनजीओ को. ठीक है. बट एक फाइनेंशियल ईयर में कितना दे सकती है? $250,000. ये सब सिमिलर ही है जो हम पढ़ चुके हैं, बस अब इसका एग्जैजरेटेड है. हाँ, एक सबका एग्जैजरेटेड व्यू है, सबको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. वरना एलआरएस का छोटा मीनिंग तो हम फेमा में ही पढ़ चुके हैं. ये अलग से इनको 24 चैप्टर्स बनाने थे तो एक एलआरएस अलग से इंक्लूड किया. बट इसमें जनरली ऐसा होता है, तुम्हें लगेगा कि क्यों पढ़ना है, सब सिमिलर ही है, तुम इग्नोर करोगे. और एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के 4-5 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता है. सो इट इज़ लाइक बेसिकली तुम्हारे साथ कई बार टोपी वोपी हो जाती है इस वाले चैप्टर में कि लगता है कि कुछ आएगा नहीं. ऐसे तो हुआ था आपकी बात. हुआ था क्या? ऐसे कहते कि ना शॉर्ट चैप्टर्स नहीं आएंगे बट मैम जो कॉन्ट्रैक्ट तक जो मेन चैप्टर था ना उसमें से एक क्वेश्चन 2 चैप्टर में थे उनमें से अब सब ये सी बिकॉज CS आज तो आया नहीं है, CS बहुत टाइम से चल रहा है, तो वो लोग भी क्वेश्चन बना के थक गए इंपॉर्टेंट वाले. अब वो अनइम्पॉर्टेंट पूछने लग गए जो इम्पोर्टेंट नहीं. तो एक्चुअल टेस्ट तुम्हारी नॉलेज का तो तभी होता है क्योंकि इम्पोर्टेंट तो सभी पढ़ता है. जो नॉट इम्पोर्टेंट भी पढ़ लेगा वो एक्चुअल इंटेलिजेंट है, उसको CS बनाएंगे. तो पढ़ो इसलिए. यस, पढ़ो श्रेष्ठा. going abroad. And an Indian person going abroad from employment can draw foreign exchange up to a limit $250,000 per financial year from authorized dealer. ठीक है, कौन बताएगा इसका मतलब? कोई इंडिया का पर्सन बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है किसी वर्क के लिए तो उसके काम वाम के लिए जा रहा है तो इतना पैसा लेके जा सकता है. Emigration. A person wanting to emigrate. एमिग्रेट मतलब क्या होता है? शिफ्ट होना. शिफ्ट होना. माइग्रेट होना इज एमिग्रेट. बट माइग्रेट मतलब किसी भी चीज़ के लिए माइग्रेट. एमिग्रेट यानी कि किसी पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस के लिए माइग्रेशन इज एमिग्रेट. Can draw foreign exchange from authorized dealer up to amount prescribed by the country of emigration or $250,000 remittance of any amount of foreign exchange outside India in excess of his limit. This limit may be allowed only towards meeting incidental expenses in the country of emigration and not for earning points or credit to become eligible for immigration
by way of overseas investment in the government bonds, land, commercial enterprise. इन्होंने कहा कि डॉलर 2,50,000 तक आप फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो आप अगर आप एमिग्रेट हो रहे हो और उसके अलावा कोई भी छोटे मोटे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं तो भले ये लिमिट क्रॉस कर सकते हो, बट आप इसलिए लिमिट क्रॉस कर रहे हो क्योंकि आपको बाहर के कोई ट्रेजरी बिल्स, किसी बॉन्ड्स में पैसे डालने, कुछ इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप ये लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हो? कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि कोई इंसिडेंट हो गया छोटा मोटा कि यहाँ से यहाँ जाना था, पैसे ख़त्म हो गए, उसके लिए फट से चेंज कराना रहा, कोई इमरजेंसी केसेस या कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए तो वो इसमें इंक्लूडेड है। अदरवाइज अगर आपने वहाँ जाके कोई इन्वेस्टमेंट किया अबाउट $2,50,000 तो वो अलाउड नहीं। इन्वेस्टमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स में पैसे डालना और किस में, बॉन्ड्स में पैसे डालना, ये सब अलाउड नहीं है। Immigration, हाँ। वही क्या पूछना सी इमिग्रेशन जो है वो विदाउट किसी पर्पस के लिए, एनी बडी ट्रांसफरिंग टू एनी प्लेस इज इमिग्रेशन, ओके, बट इफ पर्टिकुलर पर्सन हैज़ अ पर्पस ऑफ ट्रांसफर फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बिजनेस और समथिंग, सो दैट इज इमिग्रेशन। माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन इज मोस्टली सिमिलर। Maintenance of close relatives abroad. A resident individual can remit up to $2,50,000 per financial year towards maintenance of close relatives. समझ गए? मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव यानी कि ध्यान रखने के लिए पैसे भेज रहे हो। Business trip. Business trip include international conference, seminars. अब पहले बता रहे बिजनेस ट्रिप होती क्या है, ठीक है? तुम बोलोगे कि मैं तो बिजनेस ट्रिप के लिए पैसे लेके जा रहा हूँ, वर्क के लिए तो वो बिजनेस ट्रिप होती क्या है? पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तुम बाहर कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो, सेमिनार करने जा रहे हो, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करने जा रहे हो। अप्रेंटाइज ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटाइज मतलब इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। फॉर बिजनेस ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज तो कितना तक पैसा ले जा सकते हो? 2,50,000 कितने साल में ले जा सकते हो? इन एक फाइनेंशियल ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट्स अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर। कितनी भी विजिट करो पैसे इतना ही ले जा सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। पढ़ो आगे नोट। If an employee is being debited by an entity for the business trips and the expenses are borne by the employer, such expenses are be treated as a residual current account transaction outside LRS may be permitted by AD without any limit, subject to verify by the bona fide of the transactions. इन्होंने बोला है कि अगर एक एम्प्लॉय के खर्चे, समझ लो बिजनेस ट्रिप के लिए एम्प्लॉय जा रहा है, एम्प्लॉयर ने उसके खर्चे भर रहा है, ठीक है, तो 2,50,000 की लिमिट क्रॉस हो सकती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू बोनाफाइड, मतलब रीजनेबल चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस ट्रिप के लिए ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर को लग रहा है कि नहीं चलो अच्छी दोस्ती हो गई है, वो उसको भेज रहा है कि जाओ चिल करो बैंकॉक में या एनी प्लेसेस, सो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। बोनाफाइड पर्पस होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। Medical treatment abroad. Any Indian individual resident can draw the foreign exchange up to the limit $2,50,000. Its equivalent per financial year for medical treatment abroad without insisting on any estimate from a hospital doctor. AD may release foreign exchange based on the estimate from the doctor in India or hospital abroad. A person who has fallen sick after proceeding abroad may also be released foreign exchange by an AD for medical treatment outside India. ठीक है, सो बेसिकली इसका एक ही मतलब है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हो तो $2,50,000 तक ले जा सकते हो। अगर $2,50,000 आप नहीं ले गए हो और आप बाहर जाके बीमार पड़ गए तो आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको अलाउड है। Note: an amount up to the $2,50,000 per financial year is allowed to a person for a company as attendant to a patient going abroad for medical treatment. Now see example is कि who two people समझ लो this Shruti and Shrestha both are going outside, ठीक है, फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट। ना श्रुति का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है और श्रेष्ठा उसके लिए एज अ अटेंडेंट जा रही है, तो श्रुति के लिए तो है ही लिमिट 2,50,000 की, अटेंडेंट के लिए भी 2,50,000 की लिमिट आपको मिल जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। Facilities available to for
approval. पढ़ो फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर अप्रूवल। यार ये मिक्स क्यों हो रहा हाँ है? मैम ये पता नहीं फॉर स्टडीज़ अब्रॉड, मतलब कि अगर तुम बाहर पढ़ाई करने जा रहे हो तो तुम कितना पैसा ले जा सकते हो। सी द डार्क पार्ट, रीड द डार्क पार्ट ओनली। फैसिलिटेट, Available to studies abroad. यस। AD banks may release foreign exchange up to the $250,000 or its equivalent to resident individual for study abroad. AD bank may allow remittance without prior student for approval of RBI exceeding $250,000 based on the estimate received from the pursuing. इंस्टीट्यूशन अब्रॉड। सी मैं बताती हूँ कि इधर मैं बता, सी 2,50,000 की लिमिट तो है ही तुम्हारे ऊपर। अगर तुम बाहर पढ़ने जा रहे हो तो एडी बैंक से तुम कितना ले जा सकते हो? 2,50,000। बट अगर बाहर का जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, समझ लो स्टैनफोर्ड बाहर का इंस्टीट्यूशन है, इसने पहले से ही प्रपोजल दे दिया है तुमको कि बाहर आओगे तो $3,00,000 लेके आना लगेंगे। कुछ हमारी फीसेस होंगी, कुछ हॉस्टल की फीसेस होंगी, लगेंगे। अगर ये पहले से ही प्रपोजल दे देता है बिफोर द स्टूडेंट गो आउट, तो फिर एडी बैंक जो है वो नहीं, तो फिर एडी बैंक जो है वो अप्रूव कर सकता है विदाउट आरबीआई अप्रूवल। अगर प्रपोजल इंस्टीट्यूशन पहले से दे देता है। मैम अगर अपन एडी के पास जाके ऐसे बोले कि ना तो मैं फाइनेंशियल ज़्यादा जा रहा हूँ, 2 फाइनेंशियल ईयर के साथ जैसे, तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको इतना अलाउड होगा और बाहर से आप पैसे ले सकते। नहीं, हर फाइनेंशियल ईयर में इतना अलाउड होगा। क्लियर कर देना, हम तो 5 साल तक नहीं। सी इफ बोनाफाइड कुछ भी रहेगा आउट ऑफ द वे ऑफ लॉ, इफ देर इज एनी बोनाफाइड रीजंस, यू कैन गिव दैट रीजंस टू आरबीआई एंड देन आरबीआई कैन गेट यू द अप्रूवल। बट ये सब चीज़ें हम लिमिट पढ़ रहे हैं विदाउट अप्रूवल, तो इसमें आरबीआई का कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर पूछ के तो ले जाओ ना, 5 लाख ले जाओ, 6 लाख। नहीं, पूछना तो पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा, नहीं तो हर बच्चा ही बोल के चल जाए मैं तो 3 साल के लिए जा रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। ऑफ कोर्स वंस यू हैव टू गेट द परमिशन इज इजंट दैट हार्ड, बट यू हैव टू गेट द परमिशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर इंस्टीट्यूशन प्रपोजल भेजता है, प्रपोजल को लेके जाओगे एडी बैंक के पास, एडी बैंक तुम्हें जितना इंस्टीट्यूशन प्रपोजल भेजेगा उतना पैसा एडी बैंक तुम्हें दे देगा। ठीक है, जैसे होता है ना कई बार कि हमें हमारी स्कूल बोलती है कि तुम मम्मी से लेटर लिखवा के आना फिर छुट्टी देंगे। ठीक है, बिना मम्मी के लेटर के छुट्टी नहीं देती ना, तो वो यही सीन है कि ये यहाँ से इंस्टीट्यूशन से लेटर आना चाहिए कि पैसा इतना लगेगा, ये पैसा एडी बैंक के पास ले जाओगे तो एडी बैंक दे देगा पैसा। समझे? डॉक्यूमेंटेशन बाय द रेमिटर। Indian resident individual is required compulsory. रेमिटर मतलब कौन हो गया? जो पैसे ले रहा है और लेके जाएगा बाहर जो पैसे भेजेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल श्रुति जो बाहर पैसे लेके जाने वाली है तो शी विल बी रेमिटर। अगर कोई बंदा रेमिटर है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बाय द रेमिटर, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभालने पड़ेंगे, कौन कौन से सबमिट करने पड़ेंगे एडी बैंक को, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ रहे हैं। To designate a branch of an AD through which all of the remittance under the scheme will be made. ठीक है, एक उसको डॉक्यूमेंट बनाना है टू डेजिग्नेट एडी ब्रांच। जो भी एडी बैंक से वो पैसा लेने जा रही है उसको वो लेटर डेजिग्नेट करना है कि मैं आपसे पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज लूँगी। Resident individual seeking to make the remittance should furnish Form A2. ठीक है, एक क्या फॉर्म भरना है? Form A2. फर्स्ट इज तो एक डेजिग्नेट करते हुए एक लेटर देना है समथिंग, फिर फॉर्म फिल करना है। ठीक है, प्लस फिर एक क्या करना है? फॉर्म का नाम क्या है? A2. A2। For purchase of foreign exchange under LRS. C. Every remitter shall mandatory have PAN card to make remittance under a scheme for capital account transaction. श्रुति के पास क्या होना चाहिए? PAN कार्ड। PAN card. पैसे ले रहे हो, पैन कार्ड तो रखोगे, बैंक में अकाउंट खुलवाया, पैन कार्ड तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अब किस किस को पैन कार्ड कंपल्सरी रिक्वायर्ड है एक बार पढ़ लो। Note: PAN card would not be required for remittance made towards permissible current account transaction up to $25,000. Investor who has remitted fund under LRS can reinvest the income earned on the investment. At present, the resident individual is not required to repatriate the funds or income generated out of investment made under the scheme. सी, अगर श्रुति बाहर पैसे लेके जा रही है, कितने भी पैसे लेके जाए,
अगर $25,000 से ज़्यादा ले जा रही है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे 2,50,000 तक लिमिट तक ले जा सकती है। अब हम पैन कार्ड की लिमिट देख रहे हैं कि कब पैन कार्ड मैंडेटरी है या नहीं है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ये मैंने क्या स्पेलिंग से ज़्यादा भी मैंडेटरी है। हाँ, तो अगर $25,000 का श्रुति बाहर पैसा लेके जा रही है तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है, अदरवाइज पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आगे क्या पढ़ रहे हैं? इन्वेस्टर हु हैज रेमिटेड फंड्स अंडर एलआरएस कैन रिटेन रीइन्वेस्ट द इनकम अर्न्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद ये तो नॉर्मल इन्वेस्टर जो है वो जो भी LRS में पैसे लेता है उसको री इन्वेस्ट कर सकता है। आगे At present, a resident individual is not required to repatriate the funds or income generated out of investment made under this scheme. एट प्रेजेंट रेजिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीपैट्रिएट द फंड्स, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने बाहर जो भी फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप इनकम जनरेट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इनकम को इंडिया में ही लेके आओ, बाहर भी खर्चा कर सकते हो। यू नो यू कैन डू द एक्सपेंसेस देयर ऑल्सो। रिपैट्रिएट करना मतलब क्या होता है? इंडिया में पैसा वापस लेके आना। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट पे कमा रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में लेके आओ, बाहर खर्चे कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रिपैट्रिएट द फंड्स टू इंडिया। नॉट रिक्वायर्ड टू रिपैट्रिएट द फंड्स और इनकम जनरेटेड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जो भी इनकम इन्वेस्टमेंट पे जनरेट करी है उसको इंडिया लाना ज़रूरी नहीं है अंडर दिस स्कीम। यार पढ़ ही लो, अब आप आई हो तो आज, क्योंकि ये चैप्टर हम ख़त्म ही करने वाले हैं। ख़त्म ही कर लो चैप्टर, आज ख़त्म हो जाएगा, फिर कल से भले हाफ चैप्टर्स पढ़ लेना तो रिकॉर्डिंग्स में देखना, ठीक है। हाँ, Remittance facilities to persons other than individual, including corporate or others. ठीक है। अभी तक हम LRS किस पे पढ़ रहे थे? इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे। अब अदर देन इंडिविजुअल पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट और अदर। ठीक है। अगर वो कोई रेमिटेंस करते हैं, यानी कि वो कोई पैसा बाहर भेजते हैं, तो क्या लिमिट तक वो बाहर भेज सकते हैं विदाउट RBI अप्रूवल, और फिर कब RBI की अप्रूवल लगेगी? Gift donation. General permission has been granted corporates or artificial person to remit towards donation up to 1% of their foreign exchange earning during the previous 3 financial year of dollar. 50 lakh Years of $50 lakh, whichever is less, for creation of chairs and reputed educational institutes. सी क्या बोला गया इसमें? अब हम पढ़ रहे हैं अदर देन इंडिविजुअल का, क्लियर है? अब अदर देन इंडिविजुअल बाहर कर क्या रहा है? गिफ्ट या डोनेशंस दे रहा है, तो कितने लिमिट तक दे सकता है? Previous 3 financial year earnings $50 पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग्स का 1%, ठीक है। क्या लिखा है? 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, और $50 लाख विच एवर इज लेस। दोनों में से जो कम होगा, जो भी कम होगा उतना आप बाहर डोनेट कर सकते हो। और डोनेट किसके लिए करोगे बाहर? अगर समझ लो तुम्हें बड़ी दया आई, ठीक है, XYZ लिमिटेड है, उसको बड़ी दया आई कि बाहर चेयर्स बनवानी है किसी भी इंस्टीट्यूट में, फॉर एग्जाम्पल स्टैनफोर्ड में हाँ, चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चेयर्स वेयर्स बनवानी वगैरह, तो वो कितना पैसा दे सकता है चेयर बनवाने के लिए? $50 lakh, इधर $50 लाख और 1% ऑफ 3 financial year. प्रॉफिट्स ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर का 1%, विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसका। Contribution to funds promoted by education institutes. Contribution to an educational institution. एक सेकेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है। इससे पहला वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 20 उससे पहला वाला 20 to 20. 2019 to 21, हाँ, और उससे पहला वाला मेरा हाथ ही नहीं पहुंच, 18 to 18 से 19। ठीक है। तो ये तो हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर, उससे पहले हो गई ये 3 फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें समझ लो, इधर तो तुमने कमाए थे 10,000 रुपये, इधर कमाए थे 10,000 रुपये, फिर इधर भी कमाए थे 10,000 रुपये, ठीक है। इन तीनों का क्या हो गया टोटल? 30,000। इसका 1% क्या हो गया? $3,000। तो $3,000 और $50 लाख कौन लेस है? 3,000. $3,000। सो $3,000 तुम क्या कर सकते हो? बाहर डोनेट कर सकते हो ये साल इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है।
Contribution to funds promoted by educational institutes. Contribution to an educational institution in the field of activity of the donor company. दोनों सेम है. कंट्रीब्यूशन कर सकते हो फंड्स का, नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट फंड्स प्रमोटेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. सी अगर स्टैनफोर्ड बुला रहा है कि लाओ हमें डोनेशन दो, ये हमारा डोनेशन फंड है, तुम उस फंड में पैसा भरते हो, उसको भी डोनेशन काउंट किया जाएगा. या फिर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी, कि तुम अलग से एक डोनर कंपनी बन के जा रहे हो कि मैं इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करूँगा. दो चीज़ें, एक तो है कि स्टैनफोर्ड बोल रहा है कि ये हमारा डोनेशन फंड है, जो बंदा आना चाहे आके इसमें फंड डाल सकता है. दूसरा है कि तुम एक डोनर कंपनी बनना चाहते हो किसी एक इंस्टीट्यूट की, और खुद बोल रहे हो मेरे को डोनेट करना है. तुम ये पूरे इंस्टीट्यूट की तुम ही डोनर कंपनी और तुम ही इस इंस्टीट्यूट को चलाने वाले हो. ठीक है, इसके हर रूल्स रेगुलेशन पे तुम्हारा तुमसे राय ली जाएगी. यू विल बी द डोनर ऑफ दैट. तो उस कैपेसिटी को बोलेंगे इन द कैपेसिटी ऑफ डोनर कंपनी. Note: an additional remittance in excess of the same shall require prior approval of RBI over and above the mentioned amount. ठीक है, अगर इन दोनों से ऊपर जाओगे $3,000 या मैंने क्या बताया था $50 लाख, तो किसकी अप्रूवल लगेगी? RBI की. कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें. इट्स वेरी इजी. दिस चैप्टर इज वेरी Procedure for remittance. An application for remittance for purpose other than those specified above may be forwarded to the RBI together with details of अब एक एक पढ़ेगा, ये एक एक जना बताएगा मुझे. एक बार रीड करो. details of their नहीं, तुम foreign- नहीं रीड करो, मन में रीड करो. एक एक जना बताएगा क्या क्या लिखा है. एक ए श्रेष्ठा बताएगी, बी तुम, सी वो बताएगा. नहीं, ए तो ये बताएगी. रुको, तुम्हारे जान सारना है. तीन में बता दो. 3 साल के पहले की फॉरेन एक्सचेंज की डिटेल. ठीक है. फिर नेक्स्ट श्रुति. कंपनी का जो कंपनीज की जो एक्टिविटीज है उसकी ब्रीफ बैकग्राउंड उसका पूरा बताना पड़ेगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट. मैं तीन में बता देता हूँ. ठीक है, बता दो. फॉर अपने 3 साल की जो अर्निंग है उसको अपने को डिस्क्लोज करना है आरबीआई के सामने. ठीक है, और ब्रीफ अपने को देना है बैकग्राउंड अपनी कंपनी की एक्टिविटीज का. ठीक है. और उसके बाद अपने को Purpose बताना है डोनेशन का का. पर्पस क्या है. सी इन्होंने बोला कि ये दो तो हमने बता दिया आपको पर्पस. एक तो किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूट ही आप अपने पैसों से खड़ा कर रहे हो. ठीक है, आप उसकी डोनर कंपनी बन रहे हो पूरा. इन दोनों पर्पस के अलावा भी कोई डोनेशन करते हो, फंड में नहीं कर रहे हो, ना ही आप उसकी डोनर कंपनी बन रहे हो. आप बस जाके समझ लो फुटबॉल ग्राउंड बनवा दिया वहाँ जाके. ठीक है, ना तो वहाँ कोई फंड जनरेटेड था, ना ही आपको पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट खड़ी करनी थी. आपका मन किया कि फुटबॉल ग्राउंड बना देते हैं, आपको बड़ा दया है कि कोई बच्चा फुटबॉल नहीं खेल पा रहा है, तो फिर आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और आरबीआई को एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और एप्लीकेशन में ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी. फर्स्ट तो क्या लिखना पड़ेगा कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कितनी है पिछले 3 साल की. दूसरा आपको लिखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या है, और पर्पस बताना पड़ेगा. पर्पस, अगर फुटबॉल ग्राउंड बनाना है तो फुटबॉल ग्राउंड पर्पस हो गया. कमीशन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया. क्या मतलब हुआ इसका? कमीशन देना पड़ेगा. कमीशन. चलो इसको आज ही रोक देते, इसका टाइम हो गया है 1:40 हो गया, बट कल इसे कंटिन्यू कर लेंगे. एक ही पेज है वैसे. हाँ, तुम कितने बजे तुम्हारा क्लास होता है तो मैं थोड़ा उस हिसाब से